हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ टॉप 35 एमसीक्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आकलन और मूल्यांकन से रिलेटेड। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में, कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम आप दो, चाहे वो DSSB का है, चाहे वो सीटेट का है, चाहे वो KVS का है, चाहे वो NVS का है, APS का है, वॉट एवर द एग्जाम इज, चाहे वो BEd का है, सो इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये इस वाले टॉपिक को आप टीचिंग एप्टीट्यूड में शामिल कर सकते हो। और अगर सब्जेक्ट की बात करूँ, BEd वाले स्टूडेंट्स पे वीडियोस देखते हैं तो लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर भी इसको इंक्लूड किया जा सकता है। सो बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लोगों के सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों को साथ में लेकर के चला जाएगा, तो क्वेश्चंस दोनों में बोलूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन असेसमेंट इज डैश इफ इट कंसिस्टेंटली अचीव्स द सेम रिजल्ट्स विद द सेम स्टूडेंट। हिंदी में अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो है, यदि उन्हीं छात्रों को वही परिणाम लगातार प्राप्त होता है तो यह एक डैश आकलन है। पहला है वैलिड, मतलब कि वैध। ऑप्शन बी इज अवैध, मतलब कि इनवैलिड। ऑप्शन सी है रिलायबल, मतलब विश्वसनीय। ऑप्शन डी इज अविश्वसनीय, मतलब कि अनरिलायबल। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कहा है कि एक ऐसा आकलन जिसमें सेम रिजल्ट अचीव होगा सेम स्टूडेंट का। मान लीजिए आप हो और आपके 100 में से 80 नंबर आए। मैंने एक टेस्ट लिया और आपके 100 में से 80 नंबर आए। ठीक है, अगर एक लड़की है आपकी ही क्लास में, उसके 100 में से 75 नंबर आए। ठीक है, कितने नंबर बन रहे हैं? 100 में से 75, 75 मार्क्स बन रहे हैं। अब ये जो टेस्ट था ना, ये मैंने चेक किया था। ठीक, लेकिन मैंने क्या किया कि ये टेस्ट ना, कि भाई ये जो असेसमेंट हुआ है ये विश्वसनीय है, रिलायबल है या नहीं, इसलिए मैंने क्या किया कि ये किसी और टीचर से भी टेस्ट चेक करा दिया। ठीक, टेस्ट चेक करा दिया तो उन्होंने भी जब टेस्ट चेक किया ना तो 80 ही मार्क्स बन रहे थे आपके फिर भी, और उस लड़की के क्या बन रहे थे? 75 मार्क्स ही बन रहे थे। इसका मतलब है कि बच्चे का जो स्कोर बन रहा था ना, वो चाहे कितने भी टीचर्स क्यों ना चेक कर ले, वो उसका सेम ही स्कोर रहेगा। तब उसको कहेंगे कि ये जो आकलन हुआ है ना, ये विश्वसनीय आकलन हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना बेटा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि रिलायबल। ठीक, ये एक रिलायबल हुआ। इसका मतलब ये है कि 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ एग्ज़ाम टेस्ट चेक हुआ है, और जो भी जितने भी आपके स्कोर थे उतने ही बनेंगे, चाहे फिर वो कितने ही टीचर्स, चाहे वो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स क्यों ना हो, दूसरे स्कूल के टीचर्स क्यों ना हो, या फिर आपके स्कूल के कोई टीचर्स क्यों ना हो, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं रिलायबल या फिर विश्वसनीय। बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। KVS नॉर्थ ईस्ट एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। साथ में NCERT का एक एग्जाम हुआ था, PRT का 2017 में, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। DSSB में भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर देख सकते हो। अ और एन डैश असेसमेंट्स आर वन विच मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। ये दो क्वेश्चन, फर्स्ट और 2, ये जो दो क्वेश्चन करा रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है कंसेप्ट को। ऑप्शन क्वेश्चन है कि यह एक डैश आकलन है जिनमें से एक मापन के लिए अभिप्रेत है। ऑप्शन ए है वैलिड, ऑप्शन बी इज इनवैलिड, ऑप्शन सी इज रिलायबल, ऑप्शन डी इज अनरिलायबल। मतलब कि वैध, अवैध, विश्वसनीय और अविश्वसनीय, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बेटा जब ये बात कही है ना कि एक ऐसा असेसमेंट, एक ऐसा आकलन जो चीज़ मेज़र करना चाहता है वही चीज़ मेज़र करे, तो उसको क्या कहेंगे? मान लीजिए मैंने क्या किया कि एक साइंस का टेस्ट लिया, मैंने साइंस का टेस्ट लिया और मैं जानना चाहती थी कि बच्चों को ये चीज़ बायोटिक और एबायोटिक का टॉपिक समझ में आ गया या नहीं। इसके लिए मैंने ना कुछ उनको मैच द फॉलोइंग दे दिए, कुछ उनको क्वेश्चंस दे दिए, ताकि मैं जान सकूं कि उनको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। मैं यही जानना चाहती थी, इसी वजह से मैंने इसी टॉपिक का असेसमेंट किया। ठीक है, इसी टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो टेस्ट बनाया ना मैंने, कि उसको टेस्ट को लेकर के मुझे संतुष्टि हो गई कि बच्चों को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया। उनको पता चल गया कि कौन सी चीज़ बायोटिक है, कौन सी चीज़ अबायोटिक है, क्या मेन डिफरेंस है उनके अंदर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई। मैंने इस टाइप का टेस्ट फ्रेम किया। तो ये ही बात हुई कि वो आकलन जिसमें मैं जो जानना चाहती थी ना, वो चीज़ वो मेज़र कर जाए। अब एक टीचर ने क्या किया, उसको जानना था साइंस के बारे में। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक, उन्होंने क्या किया कि कुछ इंग्लिश के टर्म्स उसमें दे दी, इंग्लिश की टर्म्स दे दी, मतलब कि जैसे सिनोनिम्स दे दिया।
ठीक है, सिनोनिम्स पूछ लिए या एंटोनिम्स पूछ लिए। जानना चाहते थे वो बच्चों को एबायोटिक और अबायोटिक का कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बायोटिक होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अबायोटिक होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो कह सकते हो आप। तो लेकिन उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश की वोकेबलरी पे ज़्यादा जोर दे दिया कि इसका मीनिंग बताओ, उसका मीनिंग बताओ। तो ये क्या हुआ कि जो चीज़ मेज़र करना चाहती थी ना कि बच्चों को इस चीज़ की बायोटिक और एबायोटिक का कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं, वो चीज़ का इवेल्यूशन नहीं हुआ, उस चीज़ का असेसमेंट नहीं हुआ। तो इसका हम कहेंगे कि वो चीज़ क्या नहीं थी, उनके जो आकलन था वो वैलिड नहीं था, वो इनवैलिड था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना बेटा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैलिड। मतलब कि जो चीज़ हम मापना चाहे, जो चीज़ या जिस भी टॉपिक के बारे में हम जानना चाहे, हम उसी को मेज़र करें, ठीक, तो उसको कहेंगे हम कि जो आकलन है ना वो वैध है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए हमेशा, चाहे कभी भी आपका एग्जाम हो। क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव ऑन करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, इट इज़ ओपनली ऑब्जर्व्ड दैट इन्वॉल्व्स मच मोर देन मेजरमेंट। डैश इन्वॉल्व्स मच मोर देन मेजरमेंट। कहा है हिंदी में कि यह खुले तौर पर अवलोकित किया जाता है कि मापन की तुलना में डैश शामिल होता है। क्या शामिल होता है? पहला है गवर्नमेंट, सरकार, इसका तो बिल्कुल ही ताल्लुक ही नहीं है। ठीक ठीक, अब 3 कंसेप्ट होते हैं ना, 3 कंसेप्ट होते हैं, जानना ज़रूरी है। क्या कंसेप्ट होते हैं बेटा? कि ये जो इवेल्युएशन होता है ना, पहली चीज़ है इवेल्युएशन जो आपका मूल्यांकन होता है। ठीक है, इवेल्युएशन के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाता है असेसमेंट, पहला हो जाता है असेसमेंट जिसे हिंदी में कहते हैं आकलन, और दूसरा हो जाता है मेजरमेंट जिसे कहते हैं मापन। ठीक, दूसरा हो जाता है मेजरमेंट। तो ये जो इवेल्युएशन होता है बेटा, ये तो सबसे ब्रॉड हो गया क्योंकि इसी के अंदर ये दोनों चीज़ें सम्मिलित है। ठीक, ये दोनों चीज़ें इसी के अंदर सम्मिलित है। दूसरी चीज़ आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जो मेज़रमेंट होता है ना, जो भी चीज़ मेज़र करते हो, तो इस मेज़रमेंट में ना सिर्फ आपको जो जिस चीज़ को आप पूरा प्रॉपरली मेज़र कर सको, जिस चीज़ को आप पर्टिकुलर नंबर दे सकते हो, जैसे आप क्लास टेस्ट है, क्लास टेस्ट को आप मार्क्स दे दोगे बच्चों के, यहाँ असेसमेंट में आपका जो क्लास टेस्ट वगैरह है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि ध्यान से समझना है बिल्कुल कि जो आकलन होता है, असेसमेंट जो होता है ना बेटा, इसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल हो जाएगी। क्वालिटेटिव इवेल्युएशन भी आ जाएगा, प्लस इसके अंदर क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन भी आ जाएगा। बल्कि अगर बात करूँ मेज़रमेंट की, तो उसमें सिर्फ ये क्वांटिटेटिव वाला होगा कि जो टेस्ट आप ले रहे हो, जो परीक्षा पत्र हो रही है, उसमें जो मार्क्स आ गए 100 में से दे दिए, 50 में से दे दिए, तो वो चीज़ हो जाएगी सिर्फ मेज़रमेंट से रिलेटेड। वो चीज़ हो जाएगी किससे? मेज़रमेंट से रिलेटेड, जिसको आप सटीक पर्टिकुलर एग्जैक्ट मार्क्स उसको दे सको। लेकिन असेसमेंट ब्रॉड है किससे? मेज़रमेंट से। असेसमेंट मेज़रमेंट से ब्रॉड है क्योंकि इसमें ये 2 चीज़ें शामिल है। इसमें ना आपके ये जो सीसीई लागू जो हुआ है उसमें ये दोनों चीज़ें सम्मिलित है। उसमें ये जो सीसीई है उसमें ये दोनों चीज़ें हैं। मतलब कि देखा जाता है कि बच्चे के अंदर कितनी ईमानदारी है। अब ईमानदारी को आप 100% ये क्वांटिटेटिव वे में मेज़र नहीं कर सकते कि किसके अंदर कितनी ईमानदारी है, उसको आप 100 में से नंबर नहीं दे सकते। वो क्या है कि क्वालिटेटिव चीज़ें हैं, वो भी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है असेसमेंट के अंदर, कि बच्चे के अंदर सच्चा है या नहीं है, बच्चा टाइम पर आता नहीं है, ये जो अच्छे वाले गुण है ना, या इस टाइप की चीज़ें जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन बच्चों के अंदर वे गुण है, तो ये गुणात्मक भी इसको कह सकते हो, उस चीज़ का भी मापन करता है क्या? आकलन के अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं शामिल। तो अब यहाँ से ना हमें एक चीज़ पता चली, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, क्या पता चली? कि सबसे बड़ा जो आ जाता है ना वो इवेल्युएशन है, सबसे ब्रॉड लेवल पर, सबसे ब्रॉड लेवल पर इवेल्युएशन है। इसी के अंदर असेसमेंट और मेजरमेंट 2 पार्ट्स है। उसके बाद जो है वो असेसमेंट है, और इस असेसमेंट के अंदर ही कहीं ना कहीं मेजरमेंट शामिल है, मापन शामिल है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अभी देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन बी दिए हुए हैं एनवायरमेंट, वातावरण। ऑप्शन सी दिया हुआ है लर्निंग, अधिगम। ऑप्शन डी दिया हुआ है मूल्यांकन या फिर इवेल्युएशन। तो बेटा अभी अभी मैंने बताया कि मेजरमेंट, इट इज ओपनली ऑब्जर्व दैट इवेल्युएशन इन्वॉल्व्स मच मोर देन मेजरमेंट। इवेल्युएशन के अंदर असेसमेंट भी है, आपका आकलन भी है, प्लस मेजरमेंट भी है। तो इसके अंदर मेजरमेंट से ज़्यादा है, ये बात कही गई है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इवेल्युएशन हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द डैश।
डूइंग एस्पेक्ट मतलब कि इसको कहेंगे कि करना व्यवहार की किस संकल्पना के अंतर्गत आएगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है साइकोलॉजिकल डोमेन ऑफ लर्निंग, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। ऑप्शन बी इज बिहेवियरल डोमेन ऑफ लर्निंग, सीखने का व्यवहारात्मक क्षेत्र। ऑप्शन सी है सीखने का भावात्मक क्षेत्र मतलब कि अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। ऑप्शन डी है कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग मतलब कि सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र। अब मैंने ना आप लोगों को ना एक चीज़ बताई थी, मैंने आप लोगों को कल भी जब कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पढ़ा रही थी ना, तो एक चीज़ बताई थी कि 3 डोमेन्स हैं लर्निंग के। क्या क्या बताया था कि 3 डोमेन्स हैं लर्निंग के। पहला क्या है कोग्निटिव, जो हमारे नॉलेज से रिलेटेड है, जो हमारे हेड से रिलेटेड है, जो हमारे सर से रिलेटेड है, ठीक है, दिमाग से रिलेटेड है। दूसरा मैंने बताया था अफेक्टिव डोमेन, जो हमारे फीलिंग से रिलेटेड है, जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, दिल से रिलेटेड है। और तीसरा मैंने बताया था आपको कि जो करने से रिलेटेड है मतलब कि स्किल से रिलेटेड है, जिसको हम साइकोमोटर कहते हैं। बेसिकली साइकोमोटर लिखा आता है या फिर कॉग्निटिव भी इसका एक और नाम है। क्या नाम है? कॉग्निटिव भी इसका एक और नाम है। साइकोमोटर और कॉग्निटिव देखकर साइकोमोटर ना मिले, साइकोमोटर ऑप्शन में ना मिले, डूइंग एस्पेक्ट यही क्वेश्चन अब मान लीजिए और ये वाला आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसकी जगह साइकोमोटर लिखा हुआ है और एक ऑप्शन आया कि साइकोमोटर नहीं था, उसमें कॉग्निटिव था। क्या था? कॉग्निटिव था। तो बेटा ये दोनों ना, ये तीनों चीज़ें एक ही हो जाएगी यहाँ पर। ये दोनों चीज़ें आपकी क्या है? एक ही है। डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर के साथ ये वर्क करती है। अब इसमें ना ही आपका साइकोमोटर दिया, ना ही आपका कॉग्निटिव दिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना बेटा, वो हो जाएगा बिहेवियर। क्या हो जाएगा? सीखने का व्यवहारात्मक क्षेत्र, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी किया हुआ है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर देख सकते हो, अ स्टूडेंट इज एग्रेसिव इन हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज पीयर ग्रुप एंड डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द स्कूल, दिस स्टूडेंट्स नीड्स हेल्प इन। कहा है कि एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के संदर्भ में गुस्से में रहता है तथा वह स्कूल मानकों को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इस छात्र को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है? ऑप्शन ए है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स मतलब कि सोचने के लिए उच्चतर स्तर में। ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक संकल्पना में, संज्ञानात्मक संकल्पना में मतलब कि कॉग्निटिव डोमेन में। ऑप्शन सी है साइकोमोटर डोमेन में, मनोज्ञात्मक संकल्पना में। ऑप्शन डी है अफेक्टिव डोमेन में, भावात्मक संकल्पना में। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ ना, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए बेटा, यहाँ जो एग्रेसिव बात कही है, गुस्से में रहता है या किसी चीज़ को फॉलो नहीं करता, तो जब कहीं ना कहीं ये चीज़ किससे रिलेटेड, हमारी फीलिंग से रिलेटेड है, हमारी जो नेगेटिव फीलिंग्स है ना उससे रिलेटेड हो रहा है, या कह सकते हो हार्ट से रिलेटेड है, मतलब कि ये किसके अंदर आ जाएगा? अफेक्टिव डोमेन में। इस बच्चे को हेल्प चाहिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो भावात्मक संकल्पना सही उत्तर होगा। और वो जो 3 डोमेन्स की बात कर रही थी ना, ये लिखे हुए हैं यहाँ। ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ये 3 डोमेन्स होते हैं। इसका सही उत्तर होगा अफेक्टिव, क्योंकि यहाँ बात हो रही है हमारी फीलिंग्स की। ठीक, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर देख सकते हो, आफ्टर रीडिंग अ स्टोरी ऑन फिश, इफ अ टीचर आस्क्स चिल्ड्रन टू आंसर imagine you are a fish in a pond, what do you see around you, this is an example of। पढ़ाकर जब एक अध्यापक कहता है कि मानो कि तुम एक तालाब में मछली हो और तुम अपने चारों तरफ क्या देखते हो, यह उदाहरण है। ऑप्शन ए है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन मतलब कि अवबोध प्रश्न। और ऑप्शन बी है क्लोज टाइप क्वेश्चन, बंद अंत प्रश्न। ऑप्शन सी है ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब कि खुली अंत प्रश्न। ऑप्शन डी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब कि बहुविकल्प प्रश्न। तो देखिए क्या हुआ कि मैंने आप लोगों को, मान लीजिए इसकी जगह आप ही हो और मैंने कहा आपको कि इमेजिन कीजिए कि आप एक तालाब में हो और आप एक मछली हो, आप अपने आसपास क्या देखते हो। तो हर एक बच्चे का ना अलग अलग आंसर होगा। हर एक बच्चा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इमेजिन करेगा। कोई कहेगा कि मेरे आसपास बहुत सारी फिशेस होगी, कोई कहेगा कि मेरे आसपास पानी ही पानी होगा, कोई कहेगा कि पेड़ भी होंगे, क्योंकि वाटर के अंदर, सी बेड के अंदर भी कुछ खास किस्म के जो पेड़ होते हैं वे भी होते हैं। ठीक है, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी
इमेजिनेशन होगी। कोई कहेगा कि मेरे अराउंड जेली फिश है, कोई कुछ कहेगा तो स्टार फिश है। इस टाइप के अलग अलग आंसर्स आएंगे। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब एक क्वेश्चन दिया, एक सिचुएशन दी और उसके आंसर्स अलग अलग दे रहे हैं, कोई अपनी इमेजिनेशन तो कुछ दे रहा है, वेरियस आंसर्स आ रहे हैं एक सिचुएशन के, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के कह सकते हो, तो उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन के एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होते हैं। याद रखिएगा, बहुत जगह पूछा जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। और अगर क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर डेवलप करानी है ना, सृजनात्मकता का कौशल विकसित कराना है, क्रिएटिविटी डेवलप करानी है, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चंस देने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन रिफर्स टू असेसमेंट ऑफ, सतत व्यापक मूल्यांकन दर्शाता है। जो इसको आप ना CCE भी सोच सकते हो। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है बेसिकली। जो फुल फॉर्म है CCE की, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, वो है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसको कहते हैं निरंतर एवं सतत व्यापक मूल्यांकन। और उसमें कॉन्टिन्यूअस का मतलब तो ये है कि थ्रू आउट द ईयर चलेगा, हमेशा चलेगा, निरंतर चलेगा। लेकिन उसमें कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, उसमें सतत व्यापक मूल्यांकन क्या दर्शाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है को करिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब कि सह शैक्षिक गतिविधि। ऑप्शन बी कहा है एकेडमिक सब्जेक्ट, मतलब कि शैक्षिक विषय। ऑप्शन सी कहा है बोथ स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एरियाज। एंड ऑप्शन डी इज समेटिव असेसमेंट टेस्ट, मतलब कि संकलनात्मक परीक्षण। तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है बेटा दोनों शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र, मतलब कि बोथ स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एरियाज। CCE में जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात कही गई ना, उसका मतलब ये है कि जो इवैल्यूएशन होगा ना, बच्चों का जो मूल्यांकन होगा, वो सिर्फ विद इन द क्लासरूम नहीं होगा, विद इन द स्कूल्स की जो बाउंड्री है सिर्फ उसी में नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ आउटसाइड द क्लासरूम भी होगा, आउटसाइड द, कक्षा के बाहर भी होगा। बच्चा प्लेग्राउंड में कैसा परफॉर्म करता है, कैसे खेलता है, बच्चा स्टेज पर कैसा करता है, डांस ड्रामा वगैरह भी देखा जाएगा। उसके अंदर की क्वालिटीज़ भी देखी जाएगी कि बच्चा कितना ऑनेस्ट है, बच्चे की एस्थेटिक सेंस कैसी है। तो हर चीज़ पर देखा जाएगा, हर चीज़ को मूल्यांकन के दायरे में लिया जाएगा। तो इसको कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स बोथ स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एरियाज। दोनों शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र इसमें शामिल है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, अ साइंस टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हेयर गिविंग एग्जाम्पल्स इज रिलेटेड टू। क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को ठोस, तरल और गैस के उदाहरण देने के लिए कहता है। यह उदाहरण संबंधित है। पहला जो ऑप्शन है वो है नॉलेज ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ज्ञान उद्देश्य। ऑप्शन बी है अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब कि समझ उद्देश्य। ऑप्शन सी है प्रयोग उद्देश्य, मतलब कि एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। एंड ऑप्शन डी इज कौशल उद्देश्य, दैट इज स्किल ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मतलब टीचर ने कहा कि सॉलिड लिक्विड गैस के ऊपर ना मुझे उदाहरण दो। मतलब कि टीचर जानना चाहती है कि उनको सॉलिड लिक्विड गैस का पता भी है या नहीं पता। खुद सोच के देखिए, अगर हम एग्जाम्पल्स कहते हैं तो आप क्या करते हो? जब टीचर से आप कहते हो कि मैम इसका एक एग्जाम्पल दे करके बताना, आप क्या करते हो कि आप चाहते हो कि उस कंसेप्ट को हम समझ सके, तभी तो आप कहते हो कि मैम क्या आप एक एग्जाम्पल दे करके हमें बता सकते हो। तो इस तरीके से, तो मतलब आप क्या कर रहे हो कि अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव का यहाँ काम कर रहे हो। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे ना कि कोई एग्जाम्पल्स पूछ लिया या आप एग्जाम्पल दे रहे हो बच्चों को, तो इसमें क्या है कि अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, अगर आपने कहा कि डिफाइन कर दीजिए, कोई डेफिनेशन बता दीजिए, तो वो नॉलेज ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है। और एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव में कि किसी ज्ञान को आप जब अप्लाई कर रहे हो तो वो चीज़ इसके अंदर शामिल हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब कि समझ उद्देश्य। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास गोट पुअर ग्रेड्स इन द इंग्लिश असेसमेंट। द टाइप ऑफ द टीचर विल डिजाइन टू फाइंड आउट द कोज ऑफ देयर पुअर ग्रेड्स इज। कहा है कि अधिकतर बच्चों ने अंग्रेजी के परीक्षण में कम ग्रेड हासिल किए, या कह सकते हो कम जो ग्रेड्स होती है ना ABC, तो मान लीजिए ज़्यादातर बच्चों के C और D ग्रेड्स है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो।
हासिल किए, अध्यापक उनके कम ग्रेड के लिए क्या करेगा, क्या चीज़ करनी चाहिए, कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए या कौन सा टेस्ट उसको फॉलो करना चाहिए। अब पहला ऑप्शन है डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसको कहेंगे निदानात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन बी है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कि निपुणता परीक्षण। ऑप्शन सी है अचीवमेंट टेस्ट, जिसको कहेंगे उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन डी है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको कहेंगे अभिक्षमता परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, जब हमें ये पता करना है कि ज़्यादातर बच्चे फेल हो गए, या कह सकते हो कि ज़्यादातर बच्चे हमने पढ़ाया लेकिन ज़्यादातर बच्चों के 15 में से, मान लीजिए 15 नंबर का मैंने टेस्ट ले लिया, 15 में से किसी का 1 नंबर आ रहा है, किसी का 2 नंबर आ रहा है, बच्चे पास ही नहीं हो रहे। 80 मतलब 80% से ज़्यादा बच्चे क्लास में फेल हो गए और 20% सिर्फ पास हुए। वो इस वजह से क्योंकि 20% बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो ट्यूशन्स वगैरह लेते हैं, एडवांस में पढ़ते हैं, और जो बच्चे थोड़े से सेपरेट होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स भी होते हैं, हाई इंटेलेक्चुअल बच्चे भी होते हैं जो खुद से भी पढ़ते हैं। लेकिन मिला क्या मुझे रिजल्ट कि 70% से ज़्यादा या 80% से ज़्यादा बच्चे फेल हो गए। अब मैं क्या करूँ? मुझे जानना ज़रूरी है कि कमी कहाँ पर है। मैं जानना चाहती हूँ कि कमी कहाँ पर है, कहाँ सुधार मैं कर सकती हूँ। तो उसके लिए कौन सा टेस्ट लेना चाहिए? उसके लिए लेना चाहिए डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर निदानात्मक मूल्यांकन हम करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को कितना समझ में आ गया और अब हमें क्या समझाने की ज़रूरत है। अब ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना, इसमें टीचर ना अपना भी इवेल्यूशन करती है एक तरीके से, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों का ही इवेल्यूशन नहीं होता है, इसमें टीचर का भी इवेल्यूशन होता है। टीचर क्या करेगी कि अगर इस तरीके से इतने बच्चे फेल हो गए तो इसका मतलब है कि टीचर की भी जो पढ़ाने का तरीका था, मेथड था, स्ट्रेटेजी थी, वो भी कहीं ना कहीं फेल हुई है। तो टीचर क्या करेगी कि उसी कंसेप्ट को जो बच्चे को समझ नहीं आया उसको और आसान तरीके से किसी और शिक्षण विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, फिर रेमेडियल टीचिंग होगी। पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, फिर रेमेडियल टीचिंग होगी। तो ऑप्शन ए जो कि निदानात्मक मूल्यांकन है वो सही हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। अ चाइल्ड इज एबल टू कंप्यूट द थर्ड साइड ऑफ अ, ये नाइट एंगल ट्रायंगल लिखा हुआ है, ये गलती है। इसको आप कह सकते हो टाइपिंग एरर। ये राइट एंगल ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर गिवन द अबव मेंशन्ड बिहेवियरल चेंज इज रिलेटेड टू, मतलब कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं देने के बाद बच्चा तीसरी भुजा की परिकल्पना नहीं कर सकता, उपरोक्त व्यवहार में परिवर्तन संबंधित है। ठीक, ऑप्शन ए है नॉलेज ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी है स्किल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन डी है एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ए नहीं है, ये ओ है। ऑप्शन ए में कहा है ज्ञान उद्देश्य, ऑप्शन बी है अनुप्रयोग उद्देश्य, ऑप्शन सी है कौशल उद्देश्य, ऑप्शन डी है अभिवृद्धि उद्देश्य। कि एक बच्चे को अगर टीचर कहे कि राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स दी हुई है, आपको तीसरी निकालनी है, तो उसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज़ हो रहा है। देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है कि बच्चा जो नॉलेज है ना बच्चे के अंदर उसको अप्लाई कर रहा है, उसको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ना उसका जो सम है बेटा वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो होता है ना वो होता है 90 डिग्री का। तो बच्चा क्या करेगा, हाइपोटेन्यूज के मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा और कंप्यूट कर लेगा थर्ड साइड को। तो इसमें क्या कर रहा है, जो नॉलेज को बच्चा अप्लाई कर रहा है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव या फिर अनुप्रयोग उद्देश्य। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्क्रीन पर देख सकते हो। टू मेक असेसमेंट अ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट। ठीक है, पहला है ऑप्शन यूजिंग अ वेराइटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक बाउंड्रीज। कहा गया है बच्चे कि अगर आकलन को एक टीचर चाहता है कि उसको एक यूजफुल बनाया जाए और उसको इंटरेस्टिंग प्रोसेस बना जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। पहली बात कही है कि यूजिंग अ वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे तरीके यूज़ करने चाहिए जिसके द्वारा जानकारी को एकत्रित कर सके। सिर्फ स्कोलेस्टिक एरिया में नहीं, सिर्फ शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों एरियाज में करना चाहिए। ऑप्शन बी का है यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक। टेक्निकल लैंग्वेज
फीडबैक देने के लिए, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। टेक्निकल लैंग्वेज बच्चे भी नहीं समझ पाएंगे, है ना। ऑप्शन सी कहा है मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट्स। कंपैरिजन की बात जब आ जाती है ना कि इसमें कंपैरिजन करो कि ये बच्चा ज़्यादा होशियार है, ये बच्चा कम होशियार है, इस टाइप के कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो बच्चे को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी कर देते हैं। ऑप्शन डी लेबलिंग स्टूडेंट्स एज इंटेलिजेंट। ये भी मैंने आप लोगों को कहा है कि सेग्रीगेट करना, सेपरेशन की बात करना या रैंक करना, इस तरीके की बात ना नेगेटिव हो जाती है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप तो बिल्कुल एवरेज बच्चे हो। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ना कि अगर हमें आकलन को यूजफुल और इंटरेस्टिंग प्रोसेस बनाना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि ज़्यादा से ज़्यादा तरीकों को शामिल करें आकलन में, स्कोलेस्टिक और कोस्कोलेस्टिक बाउंड्री, मतलब दोनों के अक्रॉस। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है कि बच्चों को इंटेलिजेंट कहो या एवरेज कहो, ये चीज़ बिल्कुल नेगेटिव साउंड करती है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन पर। द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है टू पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ द लर्नर्स। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है कि बच्चे की एरर्स या त्रुटियों को निकालना ये सिर्फ असेसमेंट का मतलब या उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन बी का है टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर्स। ठीक बात कही है, ठीक है। देखते हैं अब बाकी ऑप्शंस। ऑप्शन सी कहा है, ऑप्शन बी की हिंदी है कि शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। ऑप्शन सी है टू डिसाइड इफ अ स्टूडेंट शुड बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी टू डायग्नोज एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। देखिए बच्चे, मेन पर्पस पूछा गया है यहाँ पर। क्या पूछा गया है? मेन पर्पस। और अगर किसी बच्चे को लग रहा है ना कि सी होना चाहिए कि दूसरी क्लास में प्रमोट करने वाला, तो बेटा असेसमेंट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव अगर सिर्फ समेटिव असेसमेंट होता, यहाँ समेटिव असेसमेंट पूछते, तब आपका ये आंसर हो सकता था। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ना, वो ड्यूरिंग द क्लास होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास होता है या ड्यूरिंग द ईयर होता है, पूरे साल चलता है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, जो जिसमें आपके वीकली टेस्ट भी शामिल है या टीचर जब पढ़ा रही है बीच बीच में जो क्वेश्चंस पूछते हैं, वो भी एक तरीके का असेसमेंट है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में शामिल है। तो मेन पर्पस या मेन उद्देश्य की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स। मतलब हमें जानना है कि बच्चों ने कहाँ तक सीखा, हमें जानना है कि बच्चे की क्या उपलब्धि हुई है, कितना वो सीख चुका है। तो ये है मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? पहला ऑप्शन है असाइनमेंट, मतलब कि दत्त कार्य। ऑप्शन बी है ओरल क्वेश्चंस, मतलब कि मौखिक प्रश्न। ऑप्शन सी है टर्म टेस्ट, मतलब कि सत्र परीक्षा। ऑप्शन डी है क्विज एंड गेम्स, दैट इज प्रश्नोत्तरी और खेल। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कही है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, फॉर्मेटिव असेसमेंट का दूसरा नाम है, इसको ही हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसको ही हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, सीखने के लिए आकलन इसका दूसरा नाम है, इसी को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और अगर मैं बात कहूँ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अगर मैं इसकी जगह मैं कह देती कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग का क्या मतलब होता है, सीखने का आकलन का क्या मतलब होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहती, सीखने का आकलन की बात करती, तो बेटा वो हो जाता आपका समेटिव असेसमेंट। ठीक है, ये हो जाता आपका समेटिव असेसमेंट। जो आपके टर्म एंड एग्जामिनेशंस होते हैं ना, जो आपके निर्धारित करते हैं कि आप अगली क्लास में प्रमोट हो सकोगे या नहीं, जो आपके टर्म एंड्स पेपर्स होते हैं, जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये जो होते हैं फाइनल टर्म, ठीक, तो वो होते हैं आपके समेटिव इवैल्यूएशन। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपके जो ये असाइनमेंट वर्क हो जाएगा, आपके ये जो क्विज वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये चीज़ आ जाएंगे। और आपकी जो ऑब्जर्वेशन या इस टाइप के क्वेश्चंस या डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर टीचर ले रही है, आपको कुछ सिखा रही है, तो ये सारा फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाएगा। लेकिन टर्म टेस्ट जो है ना, वो आ जाता है समेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है, ये समेटिव आकलन का पार्ट है, ये रचनात्मक आकलन का पार्ट नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्म टेस्ट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, क्रिस्टीना टुक हर क्लास फॉर अ फील्ड ट्रिप एंड आफ्टर कमिंग बैक शी डिस्कस द ट्रिप विद हर स्टूडेंट्स, इट मे बी कॉनोटेटेड एज। क्रिस्टीना ने क्या किया? क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश के साथ भ्रमण,
यह डैश की ओर संकेत करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अभी भी मैंने बताया असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब कि समेटिव इवेल्युएशन, डेट इज जो टर्म एंड या बाद में जो चीज़ होती है उसको कहते हैं। ठीक, दूसरी बात है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, डेट इज सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन सी इज लर्निंग फॉर असेसमेंट, ऑप्शन डी इज लर्निंग ऑफ असेसमेंट। तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? तो बेटा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा क्या, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। मतलब कि पहले जो चीज़ हुई उसके बाद में कोई चीज़ इवेल्युएशन हो रहा है। ठीक है, टीचर ने क्या किया, बच्चों को ले गई फील्ड ट्रिप पर उसने ड्यूरिंग द फील्ड ट्रिप नहीं पूछा, उसने वहीं पर नहीं पूछे, उसने बाद में बच्चों से वहाँ पर जा करके आ गए, उसके बाद जब पूछ रही है टीचर, उसके बारे में चर्चा कर रही है, तो ये जो चीज़ आ जाएगी ना, ये एग्जाम्पल है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। ये हमेशा ना बाद में होगा, ये ड्यूरिंग द एग्ज़ाम नहीं होगा, या ड्यूरिंग कोई भी चीज़ हो रही है, कोई प्रोसेस हो रही है, उसके बीच में नहीं होगा। इसको ना आप एक तरीके से समझ सकते हो, किस तरीके से मैं बताना चाहूँगी कि मान लीजिए आपने ना सब्जी बना रहे हो आप। ठीक है, आप एक सब्जी बना रहे हो और आपने क्या किया कि सब्जी के अंदर आपने जब आप सब्जी बना रहे हो तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी, जो भी प्रोसेस होता है ना वो चीज़ डाल दी। लेकिन आपने ना फिर थोड़ा सा टेस्ट करके देख लिया कि कभी नमक कम तो नहीं हो गया है। ठीक है, नमक कम था, नमक बहुत कम था, तो आपने क्या किया, थोड़ा सा और डाल दिया। उसके बाद आपने कुकर पे ढक्कन बंद किया और आपने फिर उसके बाद क्या किया कि आपका खाना अच्छा बन गया। इस तरीके से ना जो आपने इसके बीच में, खाने के प्रोसेस के बीच में जो ये स्टेप्स लिए, उसको आप एक तरीके से ले सकते हो कि ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट था। क्या था ये? फॉर्मेटिव असेसमेंट था, जिसमें हम सुधार कर सकते हैं, जिसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब आपने खाना पूरा प्रिपेयर कर दिया, जितना आपने डालना था, आपको 2 चम्मच नमक आपने डाल दिया, 4 चम्मच नमक, और घर वालों के सामने परोस दिया। अब आप फंस गए, आपको अब आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय डांट खाने के, या आप कह सकते हो कि आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हो, तो उसको आप ले सकते हो समेटिव असेसमेंट। ठीक है, सीखने का आकलन। तो ये डिफरेंस होता है कि उसमें हम बाद में करेंगे, जो समेटिव असेसमेंट होता है इसमें आफ्टर द कोई भी चीज़ हुई उसके बाद, आफ्टर द प्रोग्राम, आफ्टर द टर्म। और इसमें जो फॉर्मेटिव होता है इसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, बीच में ही हो सकता है, और सुधार भी करा जा सकता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सीखने का आकलन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ऑप्शन बी है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऑप्शन सी है ट्रू और फॉल्स, ऑप्शन डी है ऐसे टाइप क्वेश्चन। ठीक है, लघुत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, ऑप्शन सी है सत्य या असत्य, ऑप्शन डी है निबंधात्मक प्रश्न। तो अब बात करूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन शामिल होते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स हो गया। ठीक है, जैसे मैच द फॉलोइंग हो गई, जैसे आपके एमसीक्यूज वाले पेपर में आते हैं ना, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक पे टिक लगाना होता है, वो हो गई। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, या फिर आपके फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर रिक्त स्थान भरो वाले क्वेश्चन हो गए, या मेल करो वाले क्वेश्चन हो गए। तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो सही आंसर हो जाएगा ट्रू और फॉल्स। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर देख सकते हो, अ टीचर आफ्टर preparing a question paper, whether the questions test specific testing objectives, he is concerned primarily about the, किस चीज़ के बारे में टीचर चिंता कर रही है, किस चीज़ के बारे में टीचर सोच रही है। स्टार्टिंग में ही जब वीडियो स्टार्ट की थी ना, तो आप लोगों को यही चीज़ बताई थी, 2 चीज़ें, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में, कि जो चीज़ मापने के चाह रही है ना टीचर, कि वेदर द क्वेश्चन टेस्ट स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव, जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स रखे बनाए थे उसी को टेस्ट करेगा या नहीं, तो इसका मतलब है कि वैलिडिटी को चेक हो रहा है, वैलिडिटी चेक हो रही है। और रिलायबिलिटी की अगर बात करो तो वो जो 100% एक्यूरेसी के साथ आपका जो टेस्ट चेक हुआ, वो चीज़ इसमें शामिल हो जाती है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डेट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है? विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन ए है टीचर्स नोज देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर। बिल्कुल सही बात है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षा अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन ए से ही हमें पता चल गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोग देख सकते हो, स्टूडेंट शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड्स। बच्चों को
किसी भी कीमत पर हाई ग्रेड मिलनी चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्कूल आर मोर एफिशिएंट देन एक्सटर्नल बॉडीज ऑफ एग्जामिनेशन, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते ही नहीं। डी हो जाएगा, आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, मितव्ययी की क्या ज़रूरत है। ऑप्शन ए सही होगा कि जो टीचर्स होते हैं ना वो जानते हैं कि कौन कैसा बच्चा है, ठीक, तो उसके बेसिस पर असेसमेंट हो जाता है। और एक चीज़ और है कि मान लीजिए बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, हर हमेशा उसका सही बहुत अच्छे ग्रेड्स आए, हमेशा उसके 100 में से 80 प्लस नंबर आए हैं, हमेशा उसके 100 में से 80 प्लस नंबर आए हैं, लेकिन एक पेपर हुआ जिसमें बच्चे के सिर्फ 2 नंबर आए, एक पेपर हुआ स्कूल में जिसमें उसके सिर्फ 2 नंबर आए या बच्चा कर ही नहीं पाया, तो इसका मतलब है कि टीचर जानती है कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उस पेपर में क्या हुआ, तो टीचर क्या करेगी, जानना चाहेगी कि उस पेपर में क्या हुआ। हो सकता है कि उस बच्चे के घर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो, किसी की डेथ वगैरह हो गई हो, वो ध्यान नहीं लगा पा रहा हो, या किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया हो, मतलब कोई भी वजह हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, कुछ भी वजह हो सकती है, या रात भर कहीं बच्चा बाहर था इस वजह से नहीं पढ़ पाया, कोई भी रीज़न हो सकता है, XYZ। इसी को शामिल किया गया है CCE में, इसी को शामिल किया गया है CCE में। अगर किसी बच्चे के साथ इस टाइप की चीज़ें होती है कि बच्चा हमेशा हाई मार्क्स स्कोर करता था लेकिन एक सब्जेक्ट में पिछड़ गया और एक ही बार, तो उसको ना अगर वो आर्ट्स में अच्छा है या अगर वो गेम्स में अच्छा है तो उस बेसिस पर इसमें स्कोर दिया जाएगा बच्चे को। तो यही है CCE, मतलब कि सिर्फ क्लासरूम के अंदर ही नहीं, क्लासरूम के बाहर भी बच्चे का आकलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग। ये चीज़ें आप लोगों को बता दी है बहुत अच्छे से, तो अब तो देखते ही पता चल जाएगा। 3 तरीके की डोमेन बताया है, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द। अब ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बता दी है। डूइंग एस्पेक्ट 2 चीज़ें बताई थी कि साइकोमोटर भी ऑप्शन में हो सकता है और कॉग्निटिव भी हो सकता है, और बिहेवियरल भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, तो ये 2 चीज़ें ज़्यादा मिलती है, कॉग्निटिव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज। जो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, सतत व्यापक मूल्यांकन है, वो किसके केंद्रित है, टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, असेसमेंट सेंटर्ड है या परफॉर्मेंस सेंटर्ड है। तो बेटा जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है ना, ये अध्यापक केंद्रित तो है नहीं, असेसमेंट सेंटर्ड हो नहीं सकता, परफॉर्मेंस सेंटर्ड भी नहीं, स्टूडेंट सेंटर्ड है, बच्चे को केंद्र में लेकर के चला जाता है, बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाता है, उनका जांचा परखा जाता है, उनका इवेल्युएशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, वाइल सेलेक्टिंग मटेरियल फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ स्टूडेंट्स डैश ऑफ डैश शुड बी देयर। कहा है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर पोर्टफोलियो बन रही है बच्चे के बारे में, मतलब कि पूरी जिसके अंदर जानकारी होती है कि बच्चे का ये चीज़ रही है, ऐसा व्यवहार रहा है क्लास के अंदर, क्लास के बाहर उसने कोई झगड़ा तो नहीं किया, हर एक छोटे से छोटी इन्फॉर्मेशन बच्चे के रिगार्डिंग उसमें होती है, तो मतलब कि पोर्टफोलियो ऑफ स्टूडेंट्स, उसके अंदर इंक्लूजन किसका होगा, बच्चे का, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी देयर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ऑप्शन नंबर A इम्फोसाइज किस पर बल देता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन A है कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव स्केल टू एंश्योर लर्निंग, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। ऑप्शन B कहा है कि हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। ऑप्शन C है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद द टीचिंग। एंड ऑप्शन D इज बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, रिडंडेंसी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा ना बेटा, CTET में भी आ चुका है, इसका सही आंसर होगा हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन। जो बच्चे सीखते हैं उस पर उसको अवलोकित करो, ऑब्जर्व करो, रिकॉर्ड करो और उसको सुधारने की कोशिश करो, इस चीज़ पर बल देता है क्या, CCE पैटर्न जो है। ठीक है, तो ये वाली जो सीरीज़ है ना वो यहाँ ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ पार्ट 2 में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगी आप लोग बता सकते हो, पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, फर्स्ट टाइम अगर चैनल को देख रहे हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने एक वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, आपके सजेशन पर बिल्कुल अमल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच।